नमस्कार दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी करंट अफेयर्स की एक नई श्रृंखला। तो करंट अफेयर्स में हम लोग डेली कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कशन किया करेंगे और ये जितने भी क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे ये सभी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आज की हम अपनी पहली प्रश्न स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला पॉइंट है ये है हमारा स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी अभी पीसीएस 2021 का जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था कि स्टैच्यू ऑफ पीस कहाँ अवस्थित है। तो स्टैच्यू ऑफ पीस कहाँ अवस्थित है। और दूसरी हमारी एक आती है स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी। ये जो स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी है कल यानी कि 5 फरवरी को प्रधानमंत्री के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। प्रधानमंत्री के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। अगर आपसे पूछा जाता है ये कहाँ है तो जो स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी है ये हैदराबाद में है। कहाँ है? स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी हैदराबाद में है। और ये किसकी मूर्ति है तो ये 11वीं सदी के जो समाज सुधारक हैं, 11वीं सदी के समाज सुधारक हैं रामानुजाचार्य। 11वीं सदी के समाज सुधारक रामानुजाचार्य की ये मूर्ति है। ये कहाँ अवस्थित है? हैदराबाद में। और ये कुल 216 फीट ऊंची है। 216 फीट ऊंची एक अष्ट धातु की मूर्ति है। अष्ट धातु की मूर्ति है। तो आपको याद क्या क्या रखना है कि स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी कहाँ अवस्थित है? ये है हैदराबाद में। ये स्टैच्यू किसकी है? ये रामानुजाचार्य की स्टैच्यू है। और ये कितनी ऊंची है? 216 फीट ऊंची है। और इसका उद्घाटन कब किया गया? 5 फरवरी को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। इसके आगे का आपको कुछ और पॉइंट्स याद रखने हैं। जो रामानुजाचार्य हैं इनके दर्शन को विशिष्टाद्वैतवाद के नाम से जानते हैं। विशिष्टाद्वैतवाद। इतने पॉइंट्स आपको याद करके रखने हैं कि स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी किससे संबंधित है, कहाँ है और जो रामानुजाचार्य हैं इनके दर्शन को क्या कहते हैं? विशिष्टाद्वैतवाद। ये हमारा पहला पॉइंट। इसके आगे हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं, इसको तब तक नोट कर लीजिए। हमारा अगला टॉपिक है विश्व आर्द्रभूमि दिवस। अभी 2 फरवरी 2022 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया। प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन 2 फरवरी 1971 को आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए एक कन्वेंशन आयोजित किया गया था, रामसर कन्वेंशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कन्वेंशन जो भी हुए हैं इनमें एक है विश्व आर्द्रभूमि दिवस को लेके जो एक कन्वेंशन हुआ था, रामसर कन्वेंशन। ये 2 फरवरी 1971 को हुआ था। इसी वजह से प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को हम क्या मनाते हैं? विश्व आर्द्रभूमि दिवस। जो रामसर है, एक बार क्वेश्चन बना था कि ये रामसर है कहाँ। तो ये रामसर ईरान में एक शहर है जो कैस्पियन सागर के तट पर है। कैस्पियन सागर। तो अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि रामसर कन्वेंशन कहाँ आयोजित किया गया था तो वो ईरान में आयोजित किया गया था। या फिर रामसर कहाँ है तो रामसर ईरान का एक शहर है। जो 2 फरवरी 2022 को जो विश्व आर्द्रभूमि दिवस आयोजित किया गया, इस 2 फरवरी 2022 के दिवस की जो हमारी थीम थी, इस बार की थीम थी वेटलैंड्स एंड वाटर। वेटलैंड्स एंड वाटर, आर्द्रभूमियां एवं जल, ये इस बार की हमारी थीम थी। और इस बार की एक खास उपलब्धि ये रही है कि इस बार जो हमारा 2 फरवरी को जो दिवस आयोजित किया गया, इसी दौरान भारत के 2 साइट्स हैं जिनको
रामसर साइट्स का दर्जा मिला है। अभी तक टोटल हमारे भारत में 47 साइट्स थे जो रामसर साइट्स की सूची में शामिल थे। अब इसमें 2 और जुड़ गए हैं, कुल मिला के हो गए हैं 49 साइट्स। रामसर साइट्स में भारत के कुल मिला के 49 साइट्स शामिल हैं। ये जो 2 नए साइट्स जोड़े गए हैं ये कौन कौन से हैं? तो पहला अगर इनमें से बात करें तो पहला जो है वो है एक खिजड़िया पक्षी अभयारण्य। जो एक साइट है जो 2 जोड़ी गई उनमें एक साइट है खिजड़िया पक्षी अभयारण्य। ये कहाँ है? ये है गुजरात में। तो आपको ध्यान रखना है कि जो 2 साइट जोड़े गए हैं उनमें एक साइट है हमारी खिजड़िया पक्षी अभयारण्य जो गुजरात में अवस्थित है, और जो दूसरी साइट है वो है बखीरा अभयारण्य। जो बखीरा अभयारण्य है ये हमारा उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। तो टोटल मिला के 49 साइट्स हो चुकी हैं। इनमें जो 2 नई साइट्स जोड़ी गई हैं इसमें एक है हमारी खिजड़िया पक्षी अभयारण्य जो गुजरात में अवस्थित है, दूसरी है बखीरा अभयारण्य जो उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। ये जो 47 साइट्स पहले थी, अभी इन 2 साइट्स को जोड़ने से कुछ दिन पहले एक साइट और जोड़ी गई थी जो भारत की 47वीं साइट्स थी। उसका नाम है हैदरपुर आर्द्रभूमि। ये जो हैदरपुर आर्द्रभूमि है ये भारत की 47वीं आर्द्रभूमि है और ये कहाँ अवस्थित है? ये उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में अवस्थित है। अब अगर आपसे पूछा जाता है कि जो टोटल 49 साइट्स हैं इनमें भारत की सबसे बड़ी आर्द्रभूमि कौन सी है? जो सबसे बड़ी आर्द्रभूमि है वो है हमारा सुंदरवन डेल्टा। ये है सबसे बड़ी आर्द्रभूमि, सबसे बड़ा वेटलैंड जो हमारा सुंदरवन डेल्टा है। अगर सबसे छोटे की बात करें तो वो है हमारी रेणुका झील। ये रेणुका झील कहाँ है? ये है हमारी हिमाचल प्रदेश में। तो रेणुका झील हिमाचल प्रदेश की ये सबसे छोटी आर्द्रभूमि है और जो हमारा पश्चिम बंगाल का सुंदरवन डेल्टा है ये सबसे बड़ी आर्द्रभूमि है। तो आपको विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो 2 फरवरी 2022 को मनाया गया इसके बारे में क्या क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले तो इसकी थीम आपको ध्यान रखनी है। ये 2 तारीख को जो हमारा विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया इस बार 2022 की थीम क्या थी? वेटलैंड्स एंड वाटर। इसके अलावा और क्या? इसमें 2 साइट्स और शामिल किए गए। जो 2 साइट्स और शामिल किए गए वो कौन कौन से? बखीरा पक्षी अभयारण्य गुजरात का और खिजड़िया पक्षी अभयारण्य गुजरात का और बखीरा अभयारण्य उत्तर प्रदेश का। ये 2 साइट्स शामिल किए गए। इनको मिला के कुल साइट्स हो गए हैं हमारे 49। इन 2 को शामिल करने से पहले कौन सा शामिल किया गया था? जो 47वां साइट्स बना वो है हमारा हैदरपुर आर्द्रभूमि उत्तर प्रदेश। सबसे बड़ी साइट्स कौन सी है? सुंदरवन डेल्टा। और सबसे छोटी साइट वो है रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में। आपको इतने पॉइंट्स इसमें याद रखने, इतना नोट कर लीजिए। अगला हमारा टॉपिक आता है इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021। जो इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट जो 2021 है आपसे पूछा जाएगा ये कौन सी संस्था ने जारी की है? तो अगर उस संस्था का नाम देखें तो उसका नाम है राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 किसने जारी की है? राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप एक संगठन है, इसके द्वारा जारी की गई है। और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि प्रेस फ्रीडम के मामले में भारत की स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है। अच्छा, अगर आपको इस प्रेस फ्रीडम के बारे में यानी कि मीडिया की स्वतंत्रता के बारे में पूछा जाए कि संविधान के किस अनुच्छेद में मीडिया की स्वतंत्रता दी गई है तो वो है अनुच्छेद 19(1)(a), जिसमें हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आती है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही
प्रेस की स्वतंत्रता शामिल होती है। तो वो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 19(1)(a). एक ये तो इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट हो गई। एक ऐसी ही रिपोर्ट और आती है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट। ध्यान रखना है, इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा जारी की गई है? राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप। और जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट होती है ये किसके द्वारा जारी की जाती है? एक दूसरा संगठन है, एक एनजीओ है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। ठीक है, जो हमारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट है ये जारी की जाती है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा। तो इतना आप नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला हमारा आता है रैंप कार्यक्रम। ये जो रैंप कार्यक्रम है ये अभी जो 2022 का बजट आया है, 2022-23 का जो हमारा बजट आया है, इस बजट में रैंप कार्यक्रम की घोषणा की गई है। आपसे क्वेश्चन बनेगा कि रैंप कार्यक्रम किसके विकास से संबंधित है? तो जो रैंप कार्यक्रम है इसकी फुल फॉर्म है रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस। जो रैंप कार्यक्रम है इसकी फुल फॉर्म है रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस। नाम से ही समझ गए होंगे कि ये किसके विकास से संबंधित है। MSME जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज होते हैं उनके डेवलपमेंट से संबंधित है हमारा रैंप कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम के तहत 5 वर्ष के लिए 6,000 करोड़ रुपए ये खर्च किए जाएंगे। और इस कार्यक्रम की घोषणा हुई है 2022-23 के बजट में। तो हमसे क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कि रैंप कार्यक्रम किसके विकास से संबंधित है, तो वो है MSME यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, इनके विकास से संबंधित है। इसकी फुल फॉर्म है रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस, रैंप। और इसके लिए 5 वर्ष के लिए 6,000 करोड़ रुपए खर्च करने की बात की गई है। इतना नोट करिए, फिर लिखते हैं आगे। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं डेली, तो आप डेली ही देख रहे होंगे इस समय रोज न्यूज़पेपर में रूस यूक्रेन विवाद को लेकर कुछ खबरें आ रही हैं। तो इस रूस यूक्रेन विवाद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे देखेंगे। पहली बात, ये जो रूस और यूक्रेन के बैकग्राउंड को समझते हैं। जो रूस है, इस रूस की राजधानी, जो हमारे रूस है, रूस की राजधानी है मॉस्को। आपको ध्यान रखना है, रूस की राजधानी है मॉस्को। और इस रूस में एक पर्वत पाया जाता है जिसका नाम है यूराल पर्वत। ये यूराल पर्वत रूस को बीचों बीच से काटता है। अगर पूरे रूस की बात करें, ऐसे करके रूस के बीच से ऐसे करके निकल के जाता है यूराल पर्वत। तो रूस के बारे में आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं कि ये तो रूस की राजधानी है मॉस्को, और दूसरी बात रूस में पाया जाता है यूराल पर्वत। अगर रूस और भारत की अगर यही बात कर लें, तो अभी हाल ही में रूस से भारत को एक डील हुई है S-400 मिसाइल सिस्टम को लेकर। भारत और रूस के बीच S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, इसको लेकर एक डील साइन हुई है दोनों के बीच। अगर यूक्रेन की बात करें, तो यूक्रेन की राजधानी है कीव। ये जो कीव है ये नीपर नदी के तट पर अवस्थित है। नीपर कहीं कहीं पे
ऐसे भी नीपर लिखा हुआ होगा, इसमें डी साइलेंट रहता है। नीपर नदी के तट पे अवस्थित है कीव, ये यूक्रेन की राजधानी है। और अगर यूक्रेन के बारे में बात करें तो यूक्रेन के पास में अवस्थित है काला सागर। ये यूक्रेन और रूस दोनों के तट पर अवस्थित है काला सागर, ब्लैक सी। रूस और यूक्रेन के अलावा और कौन कौन से देश हैं जो काला सागर से टच करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो कौन कौन से वो देश हैं? एक तो हो गया यूक्रेन, दूसरा हो गया रूस। यूक्रेन रूस ये तो दोनों टच करते ही करते हैं। और कौन से हैं? एक तो है रोमानिया, एक है बुल्गारिया और एक है तुर्की और एक दूसरा देश है जॉर्जिया। ये कुल मिला के यूक्रेन, रूस, रोमानिया, बुल्गारिया, टर्की और जॉर्जिया, ये इतने देश हमारे काला सागर से टच करते हैं। और रूस और यूक्रेन के बीच जो विवाद है उसमें विवाद का एक मुख्य बिंदु है क्रीमिया पेनिनसुला, क्रीमिया प्रायद्वीप। ये जो क्रीमिया प्रायद्वीप है ये काला सागर में अवस्थित है। ये किसी समय यूक्रेन का हिस्सा होता था, लेकिन 2014 में इस क्रीमिया प्रायद्वीप पर रूस ने अपना नियंत्रण करके रखा हुआ है और वर्तमान में इस पर रूस का नियंत्रण है। तो ये हमारे मुख्य रूप से 5 पॉइंट हमने करंट अफेयर्स के देखे। इतने पॉइंट्स में काफी कुछ जो है आपको देखने को मिला होगा और कुछ चीजें नई भी हैं जो आपने हो सकता है पहले से ना सुनी हो। तो इतने पॉइंट्स हम डेली ही डिस्कस करेंगे और जो भी करंट अफेयर्स के पॉइंट्स आ रहे हैं इनको कोशिश करिए आप लोग डेली न्यूज़पेपर पढ़ते रहें ताकि कुछ ना कुछ नए बिंदु आपको मिलते रहे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए इतना नोट करिए।